यूक्रेन में वॉर से तबाही बदस्तूर जारी है। पुतिन के नॉन स्टॉप प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मच रहा है। रूसी कहर से यूक्रेन का शहर शहर कांप रहा है। इस बीच रूस कीव के और करीब पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। विनाश काल का आज 19वां दिन है। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। शहर शहर खंडहर सा मंजर है। पुतिन जिद पर अड़े हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की है कि झुकने को तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन वॉर लाइव अपडेट। यूक्रेन रूस युद्ध का 19वां दिन है आज, और अपडेट आपको एक एक दे रहे हैं हम टीवी स्क्रीन के जरिए। बातचीत के पहले रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। पूरे यूक्रेन पर रूस की सेना बम बरसा रही है। 24 में से 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कीव, खार्किव शहर में रूसी सेना की भारी बमबारी लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 19वां दिन है, और दूर दूर तक किसी तरह की शांति के आसार नजर नहीं आ रहे। सोमवार को एक बार फिर यूक्रेन की तरफ से युद्ध खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। रूस के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत कराने के लिए कोशिश करेंगे। रूस ने एक दिन पहले पोलैंड की सीमा के पास सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। इसके अलावा यूक्रेन के कई शहरों में गोलाबारी और बम गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं युद्ध के 19वें दिन रूस ने दावा किया है यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर हमला किया गया है। 30 से ज्यादा मिसाइल हमले किए गए हैं। 180 से ज्यादा विदेशी लड़ाके मार गिराए हैं, यह कहा है रूस ने। और इधर यूक्रेन ने भी दावा किया कि रूस के 4 प्लेन, 3 हेलीकॉप्टर यूक्रेनी सेना ने मार गिराए। रूस यूक्रेन जंग को आज 19 दिन हो गए हैं। दोनों देशों की वार तकरार से यूरोप के देशों पर कोरोना का खतरा भी बढ़ गया है। अब तक 20 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी यूरोपीय देशों में पहुंचे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। जंग जारी, भीषण बमबारी। तबाह शहर, जलते घर। तबाह शहर, खौफनाक मंजर। जंग के 18 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक यूक्रेन में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। अब युद्ध के 19वें दिन यूक्रेन के 19 शहरों में हवाई हमलों का सायरन बजा है। इसके अलावा राजधानी कीव और खार्किव पर भी रूसी सेना का मिसाइल अटैक जारी है। इस बीच राजधानी कीव के करीब चेचेन विद्रोही भी पहुंच चुके हैं।
गौरतलब है कि चेचेनिया में सत्ता पर काबिज चेचेन लड़ाके रूस के पक्ष में इस युद्ध में उतरे हैं और यूक्रेन की सेना के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। कीव के पास पहुंचकर चेचेन लड़ाकों ने कई वीडियो जारी किए हैं और दावे किए हैं कि कीव के पास यूक्रेन सेना के कई ठिकानों पर उन्होंने हमले किए हैं। इससे पहले रविवार को रूस ने यूक्रेन के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया था। इसमें 180 विदेशी हथियारों को मार गिराने का दावा किया गया था। बताया जा रहा है कि रूस ने सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। दूसरी तरफ यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने कहा कि रूस के हमले में 35 लोग मारे गए और 134 घायल हो गए। उन्होंने पीड़ितों की राष्ट्रीयता की पहचान का खुलासा नहीं किया है। रूस के इस रवैये को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। इन लोगों के बीच रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की बात हुई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यह युद्ध आम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक 596 आम नागरिकों की मौत की खबर है। वहीं 1067 लोग अब तक घायल हुए हैं। दूसरी तरफ जंग के बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने 13 मार्च को रूसी सेना के 4 प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। कहा गया कि यह अटैक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से किया गया था। यूक्रेन का दावा है कि अब तक वह रूस के 13,000 के करीब सैनिकों को मार चुका है। रूसी हमलों से बचने के लिए 25 लाख से अधिक लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शरणार्थी संकट कहा है। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत केंद्र सरकार ने यह काम किया था। यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले करीब 20,000 भारतीय वहां रह रहे थे। इनमें से ज्यादातर मेडिकल के छात्र थे। दोनों देशों के बीच अब चौथे दौर की बैठक होनी है, लेकिन इससे पहले हुई 3 बैठकों में कोई समाधान नहीं निकला था। यह बातचीत वीडियो कॉल के जरिए होगी। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में अपनी लड़ाई तेज करने के लिए चीन से मिलिट्री इक्विपमेंट मांगे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अतिरिक्त आर्थिक सहयोग भी मांगा है ताकि अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की तरफ से लगाए प्रतिबंधों से अपनी इकोनॉमी को बचा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यूक्रेन के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने रूसी सैनिकों के खिलाफ गजब का साहस दिखाया है। दंपत्ति से उनकी प्रॉपर्टी खाली करवाने आए हथियारबंद सैनिकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। खास बात यह है कि बिना किसी हथियार के ही इस बुजुर्ग जोड़े ने रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। जारी है जंग, हौसला बुलंद। घर में घुसे रूसी सैनिकों को यूक्रेनी दंपति ने खदेड़ डाला। हैरान करने वाली ये तस्वीरें यूक्रेन के मिकोलाइव की हैं। वीडियो में 4 रूसी सैनिक यूक्रेन के मिकोलाइव ऑब्लास्ट प्रांत के वोज्रेसेंस्क गांव में एक घर में घुसते हुए दिखाई देते हैं। 3 सोल्जर परिसर में दाखिल होते हैं, जबकि चौथा बाहर इंतजार करता है। परिसर में आने पर रूसी सैनिक फैल जाते हैं और यूक्रेनी सैनिकों की तलाश करने लगते हैं। और इसी बीच घर के अंदर से बुजुर्ग दंपति बाहर आता है और उन पर चिल्लाने लगता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि रूसियों में से एक शख्स कपल को डराने के लिए हवा में गोली चला देता है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दंपति उन पर चिल्लाते रहते हैं और उन्हें घर से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं। कुछ मिनटों तक बहस जारी रहती है। आखिरकार रूसी सैनिक दंपति के आगे झुक जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। यूक्रेनी दंपति रूसी सैनिकों के पीछे पीछे परिसर के मेन गेट तक जाते हैं,
जिससे ये सुनिश्चित हो कि सभी सोल्जर्स यहाँ से चले गए हैं। इस दौरान एक कुत्ता सैनिकों पर भौंकता हुआ दिखाई देता है। दंपति मेन गेट को बंद करते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। इस कपल की बहादुरी की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। कुछ ट्विटर यूजर्स इसे हैरान करने वाला साहस बता रहे हैं। एक दूसरे यूजर्स ने लिखा है कि रूसी सेना से लड़ने के लिए हर एक यूक्रेनी नागरिक के अंदर ऐसी ही बहादुरी की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यूक्रेन पर हमले का 19वां दिन है आज और दोनों देशों में आज फिर बातचीत होने जा रही है। चौथे दौर की यह बातचीत होगी। बैठक से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन से सीधी बातचीत मुख्य एजेंडा रहेगा। युद्ध विराम को लेकर रूस यूक्रेन आज फिर से बातचीत करेंगे। अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन तीनों दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। अब आज फिर से एक बार बातचीत होने जा रही है और ज़ेलेंस्की ने कहा है पुतिन से सीधी बातचीत मेन एजेंडा। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को सुरक्षित तरीके से भारत वापस लाया गया। सरकार के प्रयासों से इन छात्रों की जान तो बच गई, लेकिन पढ़ाई बाधित हो गई, जिससे स्टूडेंट्स खासे परेशान हैं। एक रिपोर्ट देखिए। चौबीस फरवरी से रूस के सैन्य अभियान शुरू होने के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया भारत सरकार का अभियान ऑपरेशन गंगा बेहद कामयाब रहा। ऐसा पहली बार हुआ जब युद्धग्रस्त देश में शहरों के अंदर जाकर देशवासियों की सुरक्षित स्वदेश वापसी करवाई गई। इस मुहिम के तहत न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और ट्यूनीशिया के नागरिकों को भी यूक्रेन से निकाला गया। तभी ऑपरेशन गंगा देश के साथ ही पड़ोसी देशों की भी सराहना हासिल कर रहा है। ऑपरेशन गंगा से भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि संकट की घड़ी में वो खुद के साथ ही मानवीय आधार पर दूसरे देशों की मदद करने से भी गुरेज नहीं करता। इस ऑपरेशन की वजह से हजारों छात्र सकुशल अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि यूक्रेन रूस युद्ध के बीच MBBS के 20,000 छात्रों को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। जी हाँ, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद किसी तरह जान बचाकर वो भारत तो आ गए, लेकिन अब आगे की पढ़ाई कैसे होगी, इसकी चिंता उन्हें सताने लगी है। They can't decide anything at this time. They are also saying we'll wait for university decision what they'll say, because all our certificates and all are there in university only. So we have to wait for them to say us anything about this. मेडिकल स्टूडेंट्स का कहना है कि वे MBBS की पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। बैंकों से भी लोन लेकर उन्हें यूक्रेन भेजा गया था। अब वो चाहते हैं कि भारत सरकार हजारों छात्रों के लिए उचित कदम उठाए ताकि भविष्य खराब ना हो। हमारी गवर्नमेंट अगर हमें इतना हेल्प नहीं करती तो हम अभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। वहाँ और कंट्रीज़ के बच्चे भी थे, नाइजीरिया, इजिप्ट, उनकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं थी उनके लिए, तो वो अपने खुद से कर रहे थे बॉर्डर क्रॉसिंग या फिर रुकना हो या कुछ भी करना हो। हमें हंगरी में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें कुछ ही घंटों में बॉर्डर क्रॉस करवा दिया था। फिर वहाँ हमें एक होटल में जाके रुकवाया गया। तो फिर हमारी अभी तक गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल रही है। तो आई होप वो बच्चों की सिचुएशन समझे और आगे भी उतनी ही हेल्प करें। दरअसल भारत के प्राइवेट कॉलेजों की फीस 5 गुना ज्यादा है। यूक्रेन में सालाना 3 लाख रुपए लगते हैं, जबकि भारत के निजी कॉलेजों में 15 लाख रुपए लिए जाते हैं। जाहिर है MBBS की पढ़ाई आम आदमी के बजट से बाहर है, इसलिए हर साल इंडिया से हजारों छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। लेकिन अब जब यूक्रेन रूस युद्ध ने हजारों स्टूडेंट्स के डॉक्टर बनने के सपने पर संकट खड़े कर दिए हैं, तो अभिभावकों को बच्चों के भविष्य की चिंता परेशान कर रही है। इतनी ज्यादा कि अब काम में उनका मन नहीं लग रहा। कई अभिभावक कहते हैं कि बच्चों को यहीं भारत में रहकर किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोर्स पूरा कर MBBS की डिग्री दे दी जाए तो उनके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। इन लोगों की हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की है और ये लोग पहले हंगरी बॉर्डर के लिए निकले हैं,
वहाँ भी हमारी एम्बेसी ने इनकी बहुत हेल्प की है और इनको बहुत ही सेफली दिल्ली पहुँचाया है और हिमाचल भवन में ठहराया है। वहाँ से शिमला भी इनको बहुत अच्छे से पहुँचाया है। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए हम लोगों को चिंता है कि आगे अब किस तरह होगा, वहाँ से वहाँ वो रुकती है नहीं रुकती है, आगे बच्चों का क्या होगा, इसलिए हमारे को बहुत चिंता है बच्चों की। तो हम इंडिया गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वहाँ पे सिचुएशन सही नहीं होती है तो बच्चों के लिए यहाँ भी उसी तरह का कोई उसी क्वालिटी और उसी पैसों में ही हमारे को कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज प्रोवाइड किया। यूक्रेन युद्ध के बाद शिमला लौटी मिंजल की मां के उलट बेंगलुरु की छात्रा नंदिता ईश्वर की बहन हर्षिता ईश्वर कहती हैं कि भारत और यूक्रेन की पढ़ाई में खासा अंतर है, जिसे पाटना स्टूडेंट्स के लिए आसान नहीं रहेगा। Yeah, that's for sure because there the way of education is totally different when compared to India. So it'll be difficult for the students to get adjusted here. Like at least a year it takes, but then they're already in the third year. So for one more year means it'll be like fourth year, and their education will actually affect for them. So they have to take up. If the government of India offers them an opportunity to study in India, so surely we will send, because instead of waiting for 1 or 2 years and then again going back to the third year again studying the same years, so it will be difficult for them. So if the offer is yes, we will send. यूक्रेन से छात्रों की वापसी के बाद से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें केंद्र सरकार को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को घरेलू कॉलेजों में पढ़ाई जारी रखने की सुविधा दी जाए। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाने में जबरदस्त काम किया है, लेकिन उन्हें शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विनाशकाल, हमारी एक खास पेशकश अभी जारी है। वक्त यहां एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विनाशकाल। यूक्रेन में फंसे भरतपुर के 35 छात्र ऑपरेशन गंगा के जरिए सकुशल अपने घर लौट आए। उनमें से एक छात्र से हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने की बातचीत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में भरतपुर के 35 छात्र वहां पर फंसे हुए थे, जो सभी छात्र अपने घर पर वापस हो गए हैं और यहां पर रहकर के अब वो जो है किस तरह से हालात वहां के जो है रहे और किस तरह से वहां से निकलना हुआ, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ शुभम गौतम हैं जो वहां पर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, कपिल हैं उन्होंने भी वहां पर जो है पढ़ाई की थी। किस तरह के हालात रहे थे शुभम, वहां पर कैसे निकलना हुआ था, किस तरह की परेशानियां आपके साथ में वहाँ पर घटी थी? गंभीर हालत है। सबसे पहले तो टेम्परेचर की दिक्कत, जो वहाँ पे बॉर्डर पे ओपन में खड़े थे हम लोग। बाकी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चलाया गया उससे हम लोग यहाँ पे आ गए। अब वो काफ़ी अच्छा है और आगे बोल रहे हैं कि हमारी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कार्य की जाए, क्योंकि बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब मेडिकल पढ़ाई में ज़्यादातर गैप नहीं दिया जा सकता लंबा, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ने ऑनलाइन क्लासेस की प्रावधान किया है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाए, जिससे उनकी जो स्थिति है और स्टडी है वो कंटिन्यू वे में चले। वहाँ पर आप थे जब आप इंडिया वापस हो रहे थे, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं थी, किस तरह से धमाकों की आवाज़ थी? जहाँ पर जो धमाके हो रहे थे वहाँ से आप कितनी दूर थे? आपके और भी 7 छात्र थे, उनके साथ कोई नज़दीक जो घटना थी वो देखी हो आपने? सर घटनाएं तो बहुत थी, बहुत कुछ देखा, लेकिन वो है पुरानी चीज़ें याद करनी से वो नहीं है। काफ़ी बच्चों ने बहुत कुछ देखा, खाना पानी नहीं मिल रहा था, बंकर्स में रहे हैं काफ़ी बच्चे, लेकिन वही है, आदमी की ज़िंदगी का काम ही वही है, संघर्ष में लड़ेंगे तभी तो कुछ करेंगे।
बच्चों ने काफ़ी कुछ देखा, लेकिन प्रॉपर तरीके से यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हेल्प करी खाने पीने को लेके, और दूसरे बॉर्डर्स के शहरों ने भी, जैसे कि रोमानिया हुआ, पोलैंड हुआ, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने तरीके से काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हम लोगों की, जिसके लिए काफ़ी आभार। कपिल है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। कपिल, किस तरह के हालात थे वहाँ पर, कैसे निकलना हुआ? एक्चुअली हालात तो बहुत बेकार थे, बट मैं तो 17 को ही आ गया था, बिकॉज एडवाइज़री 14 के आसपास दे दी थी गवर्नमेंट ने। तो वैसे तो मैंने हालात वहाँ के देखे नहीं हैं, बट जैसे दोस्तों से सुने हैं, शुभम भाई से भी सुने हैं मैंने, तो हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थे कुल मिला के। अब पढ़ाई का क्या है आगे का? अब पढ़ाई का यह है कि पढ़ाई अभी तो ऑनलाइन चल रही है, आज से शुरू है हमारी ऑनलाइन, तो अभी देखते हैं ऑनलाइन कब तक रहती है, कब। बिल्कुल शुभम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब वहाँ से आप अलग अलग छात्र निकले थे तो एक बात और सामने आई थी कि आपने पहले अपने जूनियर्स जो छात्र थे उनको पहले निकाला था, वो क्या वाक़या था उसको? सर वहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे बच्चे थे लाइन में, और हम लोग सीनियर्स हैं, तो ये मतलब नहीं कि हम लोग पहले निकल जाएं। लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, जो इंडियन सोसाइटी हम लोगों की है वो एक तरीके से उस तरीके से काम करती है। हम लोग सब 6 ईयर 5th ईयर वाले थे उसमें, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो जूनियर्स हैं, या फिर जो खाने पानी की जो प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों को, कि कोई भी अपनी लाइन नहीं तोड़ना चाहता है, तो वहाँ पे जाके उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, और ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। तो उसके बाद हमने भी प्रायोरिटी जूनियर्स को रखी, कि बच्चे काफ़ी टाइम से पहले ही खड़े थे वहाँ पे, 2-2 3-3 दिन से खड़े थे, तो हमने उनको पहले निकालना सही समझा, फिर उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से। तो बिल्कुल साफ तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध के हालात थे उनको शुभम ने नज़दीकी से देखा, और सबसे बड़ी बात ये रही कि वहाँ पर जो इनके जूनियर छात्र थे उनको इन्होंने जो है पहले निकाला और उनकी जो है हेल्प की। उनके निकलने के बाद ही जो ये हैं वहाँ से निकले और अब अपने घर पर जो है कुशल पहुँचे हैं, और इनकी जो पढ़ाई है वो भी अब ऑनलाइन शुरू होगी। तो कहा जा सकता है कि 35 भरतपुर के जो छात्र थे वो यूक्रेन में फंसे थे, उनको जिस तरह से ऑपरेशन गंगा चलाया गया था उसके तहत इनको सभी को यहाँ पर जो है वापस बुलाया गया है, और इसके लिए इन्होंने जो है केंद्र सरकार सहित राजस्थान सरकार का धन्यवाद भी दिया है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। विनाश काल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।